हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस के अगली कड़ी में हैं और अभी तक जो पीके की पाठशाला पर आप लोगों को टीआरई पीवाईक्यू का डिस्कशन किया गया है, उसमें मैथ्स एंड एप्टीट्यूड सेक्शन, एप्टीट्यूड और 1 to 5 का रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th ये कंप्लीट किया जा चुका है। आप लोग उस सीरीज को देख सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, ये जो मैंने किया है कंपाइलेशन, जैसे मैथ्स पूछा गया ना, तो 1 to 5 का जितना टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई उसके बाद जो 1 में शिफ्ट 2 हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 हुआ था, सबको एक जगह कर लिया है। एक जगह करने से एक बार अगर आप देखेंगे एप्टीट्यूड को तो आपको पता चलेगा जो प्रश्नों की ये प्रकृति क्या है। इसी तरह से मैंने 6 to 8 में किया है, 9, 10th में किया है और 11, 12th में भी किया है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं और एक साथ अगर देखते हैं एक ही बार तीनों टीआरई का एक साथ, तो आपको ये पता चलता है ना जो पैटर्न क्या है। और पैटर्न एनालिसिस करना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं और अगला जो इस लेक्चर में जो आप लोग देखने वाले हैं, ये है हमारा टीआरई 1 का शिफ्ट, माफ कीजिएगा, ये है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, इसका 1 to 5 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितना भी प्रश्न पूछा गया था साइंस सेक्शन में, कंपलसरी जीएस जो होता है एक पार्ट, तो उस साइंस सेक्शन के 1 to 5 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्नों का पूरा एनालिसिस इस सेक्शन में किया गया है। आगे लाएंगे 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सब आएगा। तो इसको आप लोग वॉच कीजिए और हो सके अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हाँ, एक बात और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, जो रीजनिंग जो पूछा जाता है 1 to 5 के लिए, तो रीजनिंग का डिस्कशन तो मैं कर ही दिया हूँ, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का। हाँ, उसके साथ क्या है ना, जो रीजनिंग की क्लासेस भी मैं कंप्लीट करके इसमें अपलोड कर दिया हूँ। ये रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पीके की पाठशाला पर, आप वहाँ जाइए और उस 8-9 लेक्चर है अभी और 2-4 और देना है, तो इतना देखने से आपका रीजनिंग सारा बन जाएगा टीआरई में। तो उसको आप देखिए, वो स्पेसिफिकली बनाया गया है टीआरई को ध्यान में रख के। और उसमें जो है सो आपको अगर आप इंटर लेवल जो अभी एग्ज़ाम लेने वाला है बिहार एसएससी, उसके अगर आप कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उसको देखिए, आपको वहाँ फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग मूव करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव कहते हैं हम लोग किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं V से। इसको मेजरमेंट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट होती है, जिससे पोटेंशियल भी मेजर किया जाता है। और कंपैरिजन ऑफ रेसिस्टेंस E1 E2 अगर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का क्या ना, गैल्वेनोमीटर का ही यूज होता है दोनों की तरह। इसका गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एज आमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए होता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का क्या मतलब? वोल्टेज अक्रॉस 2 टर्मिनल। तो सही आंसर ये और ये दोनों सही है। इसका भी वैस वर्षा इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मोर देन 1 यानी एक से ऊपर इतने से एक से अधिक विकल्प इसके सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ये देखिए क्या कर रहा है, एक प्रश्न यहाँ मिसिंग है क्या? नहीं, ओके। हाँ, ये प्रश्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई मैग्नेट है, मैग्नेट जानते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के बारे में एक बार जानते हैं कि नहीं? अगर इसको आप यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ अपने आप नॉर्थ पोल, यहाँ उल्टे साइड में साउथ पोल बनेगा। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में टर्मिनेट होता है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, निकलता है और साउथ पोल में एंट्री करता है। ये बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है, ये बात पता चल गई। तो डायरेक्शन अगर पता चल गया है
तो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या पढ़ रखा है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर, यानी कि अदिश राशियां, सदिश राशियां और एक टेंसर होता है, टेंसर ही लिखा जाता है उसमें। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज अ सदिश यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। हाँ, अगला प्रश्न देखें। ये अगले प्रश्न को देखते हुए, ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलता है। अब देखिए, अधिक भार धकेलना मतलब पुश करना, पुश करना जब भी आएगा तो क्या आएगा, प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर की बात हो जा रही है, ठीक है। अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन अर्थ इन व्हिच पोजीशन। तो अब ये अर्थ है, तो इस पे सबसे अधिक वेट कब पुश होगा, जब वेट देखिए मनुष्य का, आदमी जो है अगर माइन्यूटली ना देखे, अगर ग्रेविटेशन का वेरिएशन अगर यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मनुष्य के हाइट से ग्रेविटेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी चेंज होता है। वो जो ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाएंगे हम साइंस में तो वहाँ बताएंगे, तो उसको इग्नोर करते हैं हम। अगर तो आदमी या तो इस पे अर्थ पे बैठा रहेगा, या तो खड़ा रहेगा, या नहीं तो लेटा रहेगा। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या है, वेट, वेट तो उसका फिक्स है। अब एरिया जिस स्थिति में अधिक होगी उस स्थिति में प्रेशर कम, और एरिया जब कम तो प्रेशर अधिक। तो एरिया किस स्थिति में, जब आपका एरिया का मतलब हो गया, जब आप जो कांटेक्ट में है अर्थ से, वो एरिया, जितना एरिया में आपने कांटेक्ट कर रखा है अर्थ से, वो एरिया कितना है। तो जब बैठे रहेंगे आप तो उस स्थिति में, जब लेटे रहेंगे उस स्थिति में, और जब खड़े रहेंगे, इन तीनों स्थितियों में से किस स्थिति में आपका और अर्थ का जो कांटेक्ट है, जो स्पर्श है, सबसे कम एरिया में है। तो जब आप खड़े रहेंगे उस स्थिति में सिर्फ आपका दोनों पैर का जो तलवा है ना, उससे आपने टच करके रखा है, तो इस स्थिति में एरिया कम हो जाती है, इसीलिए उस स्थिति में सबसे अधिक पुश कर पाएंगे आप। क्लियर। तो सही आंसर है खड़ी पोजीशन यानी स्टैंडिंग पोजीशन में। समझ में आ रही बात। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है। देखिए, जो हमारा जनरल लाइट है अवेलेबल, जो सनलाइट आती है, कोई भी लाइट है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास होती है तो इसका क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये ब्रेक हो जाती है अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में, जिस कलर से मिलके बना है। और ये जिस कलर में ब्रेक हो जाती है उसको लिखिएगा, नीचे से हमेशा लिखिएगा, तो याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे से लिखना है। विबग्योर, VIBGYOR। देखिए 7 कलर आया, वायलेट से रेड तक। तो सबसे देखिए, अब ये लाइट को जाना चाहिए था इधर, लेकिन डेविएट हो गया इधर। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, डिफ्रैक्ट, वो कौन सा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। सबसे ज्यादा डिफ्रैक्ट कौन सा लाइट हुआ है, वायलेट। तो कहता है सबसे अधिक अपवर्तित होने, ये जो होता है ना, इधर जो बेंट कर रहा है ना एक मीडियम से, ये क्या है, एयर मीडियम, ये क्या है, प्रिज्म क्या है, ग्लास मीडियम। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो क्या करता है, अपने वास्तविक पाथ से मुड़ जाती है, या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी, है कि नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन, इसलिए ये अपवर्तित होने वाली किरण, ये जो बाहर निकल रही है बाहर की तरफ, इसको अपवर्तित किरण बोल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस में, वायलेट में। क्लियर है। वायलेट बोले तो बैंगनी कलर में। अगले प्रश्न पे आए। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, बताइए सतह का क्या होगा। सतह पे, सतह ऊपर जाएगी, गिरेगी, या वैसे ही रहेगी। क्या है, एक बर्तन है, इसमें यहां से यहां तक आपको मान लीजिए कह रहा है जो मिट्टी का तेल है, आपने इसमें एक बर्फ का टुकड़ा लिया। अब ये जानने की बात है, जो बर्फ का टुकड़ा जो इसमें डालोगे आप, तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। क्लियर है। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, जो बर्फ का टुकड़ा इसमें, ये पहले तो जानना ये जरूरी है, ऊपर में तैरेगा या नीचे जाके बैठेगा, तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। क्लियर है। अब देखिए होता है क्या ना, जो बर्फ का टुकड़ा, जब भी पानी बर्फ बने तो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, यानी डेंसिटी कम हो जाती है।
और ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्यों कैसे बता रहे हैं ये जानिए, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। जब पानी पर आप तेल छिड़कोगे, तेल डालोगे तो क्या होगा, तेल ऊपर में तैरेगा। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑयल, ये होगी। तो अब इस स्थिति में बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, केरोसिन के नीचे चला जाता है। अब यहां तक केरोसिन है, समझ में आ रही बात। अब जैसे ही ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, वॉल्यूम तो इसका ज्यादा होता है, मतलब ये डेंसिटी तो ज्यादा है। बर्फ का टुकड़ा जैसे ही पिघलेगा, पिघलने के बाद क्या करेगा, ये लेसर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब जैसे लेसर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होता है, जब मिट्टी के तेल के बर्तन में, यानी मिट्टी के तेल के बर्तन नहीं, थोड़े से शब्द जो लिखने का ये तरीका ठीक नहीं है। एक मतलब मिट्टी के तेल के बर्तन का मतलब एक बर्तन में मिट्टी का तेल रखा हुआ, ऐसा नहीं मिट्टी के तेल से बर्तन बना हुआ, क्लियर। तो क्या होगा, फॉल करेगा वॉल्यूम उसका। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 है। ये कहीं से एक बुक से आप कुछ स्पेसिफिक चीज दिया हुआ है, उसका आप pH याद करें, क्योंकि एक ट्रेंड है बना लिया है पूछने का, तो पूछा जा रहा है। बीपीएससी का जो भी वनडे एग्जाम होता है वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका। ये तो पिछले बीपीएससी पूछा भी है, बीपीएससी कंबाइंड में भी पूछा है और बीपीएससी असिस्टेंट का जो एएसओ का एग्जाम लेता है उसमें भी पूछा है ये सिरका के बारे में। तो रक्त प्लाज्मा होता है हमारा, पीएच क्या है 7 से अधिक का क्या मतलब, ग्रेटर देन 7 जब हो पीएच तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक, मतलब क्षारीय। और लेस देन अगर 7 हो तो उसको बोलते हैं एसिडिक, नहीं अम्लीय। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा बेसिक होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, ये याद रखना है, ये 2 सेंटीमीटर होता है। और ये जो 25 सेंटीमीटर है इसको भी ध्यान रखिए, ये इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? मतलब अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपके आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन। ये देखिए क्लास 9th और 10th क्लास में दिया हुआ है एक चैप्टर, उससे मतलब हर साल एक प्रश्न रहता है, हर जगह किसी भी कंपटीशन में जाइए उस चैप्टर को मैं स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा। क्लियर है? जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है, जिप्सम है, सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो कह रहा है कि क्लोरीन गैस की प्रक्रिया, ये आप क्या है ना, जो अब क्लोरीन गैस जो पास किया हुआ ना, क्लोरीन गैस की चूने के ऊपर क्लोरीन की गैस को पास कर रहा है, तो क्लोरीन बनाने की विधि को भी याद रखिए, हेसेन-क्लेवर मेथड से बनाया जाता है। ठीक है? तो अपना ये है क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। अब सिलेक्ट लाइम क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। एक होता है क्या, क्विक लाइम, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको याद रखना है आपको। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्लियर? ये सब फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या कर रहा है सिलेक्ट लाइम, तो क्या बनता है इससे, हमारा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की ये विधि है। क्लियर है? अगले प्रश्न, कारण माता पिता से संतति में लक्षण पहुंचने की प्रक्रिया है, किसके थ्रू जा रहा है, नहीं अगर जा रहा है किसके थ्रू तो वो जीन के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया है यानी इसको बोलते हैं हम लोग अनुवांशिकता, यानी हेरिडिटी, वेरिएशन नहीं, ये अनुवांशिकता। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कर रहा है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ओम का नियम का सत्यापन 10th में है, हाँ 10th में है, 10th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है, 9th में भी पढ़ाता हूँ। क्लियर? तो ये 10th में है। तो इसमें क्या है, एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, नहीं। आपने देखिए 2 चीज होता है, एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर का अगर जानिएगा ना पोटेंशियल मेजरमेंट क्या होता है, उसका एक लाइन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो कहाँ लगना चाहिए। वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स ऑफ एनी डिवाइस। तो 2 टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करना है। तो इसमें क्या करते हैं, वोल्टमीटर जैसे इसे करके लाइन जा रहा है, यहाँ पर कोई डिवाइस लगा हुआ है तो इसके पैरेलल में ऐड करते हैं। और जब इस वायर से कितना करंट जा रहा है तो आमीटर इसके बीच में ही लगा के ऐसे करके लगाते हैं, यानी कि इस सीरीज में लगाते हैं। तो आमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है।
क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। करा लोहे के बुरादे को तनु HCl, यानी तनु मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसको? आयरन फेलिंग्स को। और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। एक होता है कॉन्क, कॉन्क होता है स्ट्रॉन्ग, कॉन्क HCl और डाइल्यूट HCl, दो तरह का होता है, तनु और सांद्र कंसंट्रेटेड। ये इसका मतलब ये जो होता है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है डाइल्यूट। क्लियर? तो जब इसको रिएक्शन करिएगा तो ये क्या है? मेटल का रिएक्शन विथ व्हाट? एसिड। तो मेटल का रिएक्शन जब भी एसिड से होता है तो ये पढ़िएगा आपका केमिकल रिएक्शन जब 9th में पढ़िएगा तब भी, और 10th में पढ़िएगा, 10th का NCERT पढ़िएगा तब भी, दोनों में 9th और 10th दोनों में NCERT। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। तो वहां पर दिया हुआ है जब भी मेटल का रिएक्शन किससे? एसिड से होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्लियर है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड उत्पाद में मिलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न करता है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था। इसको पता नहीं क्यों साइंस में पूछ रखा है। वृक्षारोपण कीजिए। अगला प्रश्न है खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन का परत चढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब ऊपर से नीचे, मतलब कौन कितना रिएक्टिव है उसमें। ये रिएक्टिविटी सीरीज जानना जरूरी है। बीच में हाइड्रोजन लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का पता करने के लिए भी, जो कहाँ से कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप कहीं से उसको एक याद कर लीजिए, उसे मैं पढ़ाऊंगा। उसके ये मैं जो है आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर है? तो क्या होता है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट? टीन। दैट्स व्हाई जब भी आपको ये कोई फूड पैकेजिंग किया जाता है तो उस पर जिंक का परत न चढ़ा के क्या टीन का किया जाता है। क्लियर है? सो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। कह रहा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय बोलते हैं ओवरी को। ओवरी क्या होता है जानते हैं? ये फीमेल होता है ना, फीमेल में दोनों तरफ दो ये हो जाता है फिलिपियन ट्यूब, यहाँ पर होता है ओवरी। ये हो गया यूटेरस। ठीक है? तो ओवरी से ये जो ओवरी से हमारा ओव्यूल जो ओवम निकलता है, ओवा मतलब अंडा जिसको बोलते हैं, अंडाशय से निकलता है। और ये फिलिपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन फिलिपियन ट्यूब में। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद इम्प्लांट होता है यूटेरस में आके। तो एक तो काम है फिलिपियन ट्यूब, ये इसका ओवरी का क्या? फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम, ओवम फॉर्मेशन। इसके अलावा ओवरी का क्या होता है काम? ओवरी दो अलग और काम करता है। एक होता है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा होता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इस दोनों हार्मोन का भी सिक्रेशन ओवरी से होता है। अब इस दोनों का फंक्शन क्या होता है वो जानना आपको जरूरी है। कभी कभी इसका भी फंक्शन पूछा जा सकता है। तो क्या हो गया, ये काम तो है ही, ये काम भी है और ये काम भी है। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में क्या होता है? टार्टेरिक अम्ल। ठीक, इसे याद रखना है सीधा सीधा। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, मेथनोइक अम्ल किस में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, ये पूछा जाता है बार बार। तो इसको देखिए आप। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। कराए कॉलीफॉर्म क्या है? हाँ देखिए, कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, जितने भी मैमल्स है ना, स्तनपायी जीव, लगभग सारे जीवों के इसमें ये आंत में होता है, प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, आंत में ये रहता है। और ये इटसेल्फ, दिस बैक्टीरिया इटसेल्फ इज नॉट वेरी हार्मफुल। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है लोगों के लिए, बीमारी जनित नहीं है। लेकिन ये क्या ना, ये एक इंडिकेटर है, सूचक है कि बहुत सारी बैक्टीरिया आपके मतलब अंदर फैलने की संभावना को जताता है। ये कहीं होता क्या ना, कोई स्टेगनेंट वाटर है, पानी है, उसमें अगर ये कॉलीफॉर्म दिखा, इसका मतलब है जो अदर पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न है, कहता है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। बिल्कुल, अब भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है क्या? देखिए, ये अर्थ है हमारा।
ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है। अब अर्थ से ये इक्वेटर है, इक्वेटर के सामने सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है और उसकी स्पीड जो है हमेशा अर्थ की जितनी स्पिन का स्पीड है, जितने मतलब स्पीड से ये अपने अक्ष पे घूम रही है अर्थ, उसी स्पीड से इसको जो है सो वही स्पीड इसको दिया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। तो होगा क्या, जब भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जितने स्पीड से इधर की तरफ मूव करेगी उतने स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, उतने ही स्पीड से अर्थ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या, जो अर्थ पे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हमेशा ही ये सैटेलाइट सामने दिखाई देगा। मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के एक पार्टिकुलर पार्ट को हमेशा ही फोकस करते रहती है, उस एरिया में क्या गतिविधि हो रही है उसको वो ट्रैक्ट करती रहती है। क्लियर है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक फिक्स डिस्टेंस पे लगभग 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर फिक्स किया जाता है। एक्जैक्ट वैल्यू शायद उसका आता है 35,800 किलोमीटर और अप्रोक्सीमेटली 36,000 के अप्रोक्स उसको लिया जाता है। बहुत सारे जगह आपको आंसर में 36,000 आएगा किलोमीटर, और वैसे एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो वो होता है 35,800 किलोमीटर फिक्स किया जाता है। तो ये कहाँ पर रहता है, ध्रुवों पे नहीं, मतलब ये पोल, ये इक्वेटर के ऊपर में इसको एक फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये फिक्स्ड हाइट पर होता है। तो ये क्या है, स्थिर ऊंचाई। सही ऑप्शन है बी, स्थिर ऊंचाई। अगले प्रश्न पे आए, पोल पे नहीं, इक्वेटर के सामने होता है, ये फिक्स्ड हाइट पे रहता है। अगले प्रश्न पे मूव करें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के, देखिए ये दोबारा पूछ दिया ना, दो बार ये प्रश्न पूछा गया एक ही सेक्शन में, सेम क्वेश्चन है। क्या करा है, विच कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन। अब बताइए, पीछे भी था ये क्वेश्चन, तो मैक्सिमम डेविएशन अभी बताया मैंने, वायलेट। तो इसका भी आंसर आएगा वायलेट, मतलब सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। जब मेघ गर्जन हो, मतलब तड़ित हो, ये बिजली चमक रही हो, तो उस समय में अगर आप बाहर हो तो कहाँ छिपना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी में मतलब बहुत अच्छे ढंग से मेंशन किया हुआ। अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी से बाहर ना निकले, किसी बड़े पेड़ के नीचे न छिपे, खुले आसमान में नहीं रहे। ठीक है? तो ये सबसे सही जगह होता है छिपने के लिए, वो होता है कहीं अगर बुशेस हो, झाड़ी हो, छोटी ट्री हो, तो उसके नीचे आप जाके छिपे। तो सही आंसर है छोटे वृक्ष में आश्रय लेना। क्लियर? अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय का कुल ऊर्जा क्या होगा। अब देखिए ये अर्थ है हमारा। अब कोई स्वतंत्र निकाय, कोई बॉडी है जो ये अर्थ की तरफ आ रही है, गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब इट इज नॉट प्रोपेल्ड, ये डायरेक्टेड नहीं है किसी एनर्जी से, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया गया है, फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या होता है, अब मान लीजिए हमने ये अर्थ सरफेस से किसी वस्तु को यहाँ उठाया, मान लीजिए आप ग्राउंड पे थे, ग्राउंड फ्लोर से किसी वस्तु को लेकर आप चले गए छत पे गए, तो जिस क्रम में आप उसे ले जा रहे हो तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी दूरी पर आप जाओगे अर्थ से और सरफेस से ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? अब आप क्या किए, छत पे गए, छत से उस बॉडी को छोड़ दिया, ईंट हो या पत्थर हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, कोई हो, उसको आपने छोड़ दिया। तो जैसे ही आप छोड़ोगे, इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, 0। अब धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क कर रहा है ना, उस पर खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन जब किसी वस्तु पर लग रहा है तो क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी मतलब किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। मास है, ये m मास है, b वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यानी हाइट बढ़ते जाएगा, m और g तो कांस्टेंट है, हाइट बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो जिस समय में कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है तो इसका एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जब आते रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी जिस रेट से घटता है उसी रेट से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन दोनों का समेशन हमेशा ही फिक्स होता है। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है,
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। अगर कोई आंख मतलब अपना मान ले नेत्रदान कर रहा है, महादान है, नेत्रदान महादान है, तो नेत्र का कौन सा पार्ट डोनेट करता है? अब लेंस डोनेट नहीं करता, लेंस तो आप बाहर से भी लगा सकते हैं, है कि नहीं, तो लेंस डोनेट नहीं करता है। पूरी आंख की जरूरत नहीं होती है कि नहीं, तो डोनेट क्या करता है, कोर्निया। अब याद कैसे रखिए, कोर्निया, कोरोना है ना, कोर्निया नहीं, कोरोना मतलब कोरोना क्या करो, डोनेट करो, क्या, कोर्निया। क्लियर, तो याद रखिएगा कोर्निया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है विटामिन B12। हाँ, एक चीज है, एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको विटामिन का केमिकल नाम याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है। विटामिन ए से लेकर, आप जानते हैं एडेक, ADEC, एडेक, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये याद रखिए। मतलब वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, इसको याद रखिए। पानी में घुलनशील विटामिन क्या होता है, इसको याद रखिए। कौन से ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। तो विटामिन B12 का केमिकल नाम है कोबालामिन। क्लियर। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? हाँ, ये देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ढेर सारा मतलब जो है इंडिकेटर दिया हुआ है। मतलब इंडिकेटर, ये सचेतक का क्या मतलब होता है, एसिड है और बेस है। अब एसिड है कि बेस है उस बॉटल में रखा हुआ, उसको कैसे आप पहचानोगे? एक तो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर पर है रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो बेस जो है सो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये एक तरह से सचेतक इंडिकेटर है। अगर लिटमस पेपर का कलर आपको चेंज होके क्या ब्लू हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब है बेस। और अगर लिटमस के पेपर का कलर चेंज होके रेड हो जा रहा है, तो वो है एसिड। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से अदर इंडिकेटर जो मेंशन है एनसीईआरटी में, एक है चाइना रोज। क्या है, इसको लिख लीजिए, चाइना रोज। एक है फेनोप्थलीन, एक है फेनोप्थलीन है, लिटमस पेपर हो गया, फेनोप्थलीन हो गया, चाइना रोज हो गया, एक होता है टर्मरिक। ये सब इतना दे रखा है एनसीईआरटी में, ये चारों याद रखिए। हल्दी भी है एक, ये सब है इंडिकेटर है। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, हल्दी दिए, ऑप्शन बी टर्मरिक इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े। अगला है जब मृदा अति क्षारीय हो जाए, हाईली बेसिक हो गया, तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? अब बेसिक हो गया है तो बेसिसिटी को हमको रिमूव करना है, तो उस केस में हमको क्या मिलाना चाहिए? तो उस केस में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है और उसमें फसल अच्छा होता है। क्विकलैम नहीं मिलाते हैं, कैल्शियम सोल्यूशन नहीं मिलाते हैं, तो ये है सही आंसर है ये। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट मापने पर परम शून्य मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में परम शून्य का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन। क्लियर है? अब आप टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है, मैं लिखा दे रहा हूं यहाँ पर टेम्परेचर फार्मूला। टेम्परेचर फार्मूला क्या करता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273.15/5। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? अब इसको क्या है, अब ये एब्सोल्यूट जीरो आपको केल्विन में पता है 0 होता है, आपको निकालना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो इस दोनों को लेकर आप कर लेंगे। अगर कन्वर्जन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में है तो भी कर सकते हैं, अगर सेल्सियस से केल्विन में है तो भी कर सकते हैं। ये कन्वर्जन फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर उसको सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा कंप्लीट -459.4 फ़ारेनहाइट। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? परम शून्य ताप एक वैल्यू है
ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ सकता है परम शून्य ताप का क्या मतलब, सेल्सियस में पूछा जा सकता है। अगर इसने अभी फ़ारेनहाइट में पूछा है तो हो सकता है केल्विन में पूछ ले, तो केल्विन में 0 केल्विन होता है, सेल्सियस में ये वैल्यू होता है, और अगर ये फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में पूछे तो सीधा लिखेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? देखिए, प्रकाश तरंगे उसको बोला जाता है, प्रकाश इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ही, तो सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ही, इतना टिक करके निकलिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसमें दो होता है, एक विद्युत तरंग होता है, एक चुंबकीय तरंग होता है। दोनों का जो मूवमेंट होता है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऐसे मूव करता है, एक तरंग ऐसे चलती है, ठीक है, और दूसरा इसका ऐसे। क्या मतलब है? ये है हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो ये उसके 90 डिग्री पर वर्टिकल चलती है, यानी एक अगर ऐसे तो ये दूसरा ऐसे 90 डिग्री पर एक दूसरे का, और दोनों जो मूव करता है इससे 90 डिग्री पर। क्या मतलब समझे? एक ऊपर जा रही है, मान लीजिए एक ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक अर्थ में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए किधर, नॉर्थ की तरफ, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव, अप डाउन है, एक नॉर्थ साउथ है, तो जो वेव अपने आप में वेव जो चलेगी वो या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ। क्लियर है? क्लियर है। तो उसमें ये जो लॉन्गिट्यूड वेव का कोई तो ये नहीं रहता, उसमें ये ट्रांसवर्स वेव का रहता। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो मोशन ऑफ द वेव, वेव का जो मोशन होता है और पार्टिकल का मोशन होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सही आंसर होगा डी। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने। अब देखिए, प्रबल है अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब बताइए, दो चीज का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी नेचर तो आ ही जाएगी ना साल्ट में। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट का नेचर दो तरह का होता है, तीन तरह का, या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है। इसमें देखिए 3 प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न आपको पूछ लिया, हो सकता है आगे का जो 2 बचा हुआ है इसमें से आगे पूछे। तो या तो एसिडिक हो सकता है साल्ट का नेचर, या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है। तो जब जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा नेचर आएगा, जो दोनों इक्वली रहेगा, मतलब दोनों वीक ही है या दोनों स्ट्रॉन्ग ही है, तब तो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। जब एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक साल्ट होगा। एसिडिक साल्ट का क्या मतलब, एसिड का क्या होता है, पीएच 7 से कम होता है, 7 से अधिक किसका होता है, बेस का। तो उसी को दूसरे फॉर्मेट में पूछा है, तो 7 से कम हो जाएगा उसका क्या, पीएच। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, कर है 1 गीगाबाइट जीबी कितना को बराबर होता है? ये जानते हैं आप लोग, क्या होता है, केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, नहीं, जीबी के बाद टीबी होता है। तो 10 से 24 केबी लीजिएगा तो 1 एमबी होता है, 10 से 24 एमबी लीजिएगा तो 1 जीबी होता है, 10 से 24 जीबी लीजिएगा तो 1 टीबी होता है, तो 10 से 24 एमबी। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये क्या है, एक तरह से बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? विघटन डिसोल्यूशन रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? जब भी कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो किसका, अमीनो अम्ल का यूज नहीं करती है, वसा अम्ल का यूज नहीं करती है, ग्लूकोज का यूज करती है। क्लियर है? ग्लूकोज का ही डिकम्पोज करके सेल लेवल पर जो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन क्या मतलब, बर्निंग होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बर्निंग भी बोल सकते हैं आप एक तरह से। तो वहां पर ग्लूकोज का डिकम्पोज होके बर्न करके हम लोग को एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के हमारा जो सेल लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, और शरीर में
चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो पीयूष ग्लैंड हमारे शरीर में एक ऐसा ग्लैंड है, उसका मल्टीपल फंक्शन है, ढेर सारा फंक्शन है, एक दो फंक्शन नहीं है। पीयूष ग्लैंड का पूछा जाता है, इसको क्या बोला जाता है हम लोग, एक मटर के दाने का जैसा ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे हमारे मस्तिष्क में होता है, इसका पोजीशन भी कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर। तो ये मतलब हार्मोन क्या करता है इसमें, ये हमारा हाइट ग्रोथिंग हार्मोन भी है इसमें, मतलब इस हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा कि आपका टीएसएच होता है इसमें, एफएसएच होता है, जीएसएच होता है गोनाड डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो गया। सेक्स हार्मोन को विकसित करने के लिए भी होता है, अंगों में वृद्धि के लिए भी होता है, चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो मल्टीपल वर्क है इसका पीयूष ग्लैंड का। क्लियर। तो सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, मल्टीपल वर्क है इसका। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, पीछे वाला पार्ट, तो पीछे वाला पार्ट ही हमारा क्या करता है, मस्तिष्क दो भाग में, तीन भाग में बांटा गया। एक अग्र मस्तिष्क मतलब सामने वाला फ्रंट, एक मिड में मध्य मस्तिष्क होता है, और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क का कार्य है हमारे ब्लड रक्तचाप को नियंत्रित करना। अब इसमें क्या रखा ना, पश्चिम मस्तिष्क नहीं लिख रखा है। तो पश्चिम मस्तिष्क का जो पार्ट होता है ना, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और वो तीनों पार्ट का नाम है, एक होता है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ये पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 32 यानी 32 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। ये प्रश्न वो सारे प्रश्न है जो टीआरई 1 में 1 to 5 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिलाकर पूछा गया है। ठीक है। तो इसको देखिए, आप लोग एनालिसिस कीजिए, और इसमें जो जो प्रश्न पूछा गया ना, उस ढंग से आप तैयारी कीजिए। आगे अगर सिलेक्शन लेना है टीआरई 4 में, तो इसी ढंग से तैयार कीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए, विटामिन के बारे में पूछ रहा है कि नहीं, हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा है, अभी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं पूछा। तो छोटा छोटा एकदम सिंपल है, एकदम एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी के लाइन को पूछा जा रहा है। तो एक एनसीईआरटी सीरीज हम साइंस पे करवा देंगे, जो क्या क्या आ रहा है ना, उससे हम जो है सो आपको एक एनसीईआरटी सीरीज करवाएंगे। खास करके 9-10 का क्वेश्चन तो एकदम भरा पड़ा है इसमें। और वो जो आप इंडिकेटर पर है ना, इंडिकेटर तो 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ, 6th क्लास में, 7th में भी है, 6th में भी है। क्लियर है। तो ये हो गया। और अगला जो एक और इसमें पार्ट होगा, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर देंगे टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछा गया है 1 to 5 के साइंस में, उस सेक्शन को हम लोग क्लियर कर देंगे। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात और है, एक इन्फॉर्मेशन है, रीजनिंग की क्लास में पूरा करवा दिया हूँ उसमें 1 to 5 में। अगर आप हैं तो उसको रीजनिंग का क्लास पूरा देखिए और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर बनाइए, तो उससे आपका बनेगा। क्लियर है। और उसको शेयर कीजिए, अगर पसंद आता है ना तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।